बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मनरेगा लोकपाल को मिलेगा हर महीने 45,000 मानदेय, जानिए नियुक्ति की शर्तें। यूपी में इस वक्त 24 जिलों में मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति है। मनरेगा लोकपाल के लिए खुशखबर है। केंद्र सरकार ने मनरेगा लोकपाल के मानदेय को दुगना कर दिया। साथ ही मनरेगा लोकपाल के कार्यों की नई गाइडलाइन जारी की, जिसमें इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, मनरेगा लोकपालों के लिए आवश्यक संसाधन व सहयोग उपलब्ध कराने के लिए नए सिरे से दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके साथ ही मनरेगा लोकपालों के लिए कुछ निर्देश हैं, जिसमें हर तीसरे माह मुख्य सचिव व नोडल विभाग के सचिव को रिपोर्ट भेजना है। यूपीडीडी आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने को 2 दिन शेष, रिफंड हो सकता है शुल्क। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश ने शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राइमरी अपर प्राइमरी स्तर की उत्तरमाला 27 जनवरी को जारी कर दी थी, जिसके लिए आपत्ति दर्ज कराने को अभी 2 दिन शेष हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जारी नोटिस के अनुसार यदि किसी अभ्यर्थी को यूपीटीईटी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न या उनके उत्तर को लेकर आपत्ति है तो वो निर्धारित शुल्क 500 रुपए प्रति आपत्ति के हिसाब से 1 फरवरी 2022 तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 6,800 सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक। उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के लिए 6800 पदों पर होने जा रही भर्ती पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि 1 दिसंबर 2018 को जारी विज्ञापन में 69,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इससे अधिक एक भी पद पर बिना विज्ञापन प्रकाशित किए भर्ती न की जाए। ये आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय की एकल पीठ ने भारती पटेल और 5 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर पारित किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कपट और न्याय एक साथ नहीं रह सकते, ये एक स्थापित विधि सिद्धांत। मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में तथ्य छिपाया गया, सही तथ्य नहीं दिया गया, जिसके चलते बिना सरकार को जवाब दाखिल करने का मौका दिए याचिका मंजूर हो गई। इस आदेश को चुनौती देने में सरकार ने काफी देरी की, जिस पर विचार होना चाहिए। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से विलंब से दाखिल विशेष अपील पर याची विपक्षी कर्मचारी को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सरसों के तेल में भारी गिरावट, जानिए भाव। उत्तर प्रदेश के तेल तिलहन बाजार सरसों के तेल के दाम में बढ़ोतरी के बाद बड़ी गिरावट देखने को मिली। 29 जनवरी को जहां यूपी में औसतन सरसों के तेल के भाव 170 रुपए पर बंद हुए, वहीं कल यानी 30 जनवरी को सरसों के तेल के भाव 9 रुपए सस्ते होकर 161 रुपए प्रति लीटर पर खुला। अगर अधिकतम स्तर 200 रुपए की तुलना करें तो सरसों के तेल के भाव पूरे 39 रुपए की गिरावट हुई है। बाजार विशेषज्ञों का दावा है कि आगामी दिनों में फिलहाल सरसों के तेल के दाम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। 2 फरवरी को 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे सीएम योगी। 4 फरवरी को करेंगे नामांकन। सीएम योगी 2 फरवरी को 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे। 4 फरवरी को सुबह 10:30 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके बाद महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। 2 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी महानगर, विधानसभा प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी और संयोजक के साथ बूथ अध्यक्ष की बैठक को सरस्वती विद्या मंदिर आर्यनगर में संबोधित करेंगे। एनटीपीसी की आरआरबी से अपील, रिजल्ट के चक्कर में मेरा नाम बदनाम क्यों कर रहे। रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी परीक्षा को लेकर हाल में भारी बवाल हुआ था। इस परीक्षा के पैटर्न में बदलाव और रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए उम्मीदवारों ने बिहार और यूपी में प्रदर्शन किया। कई स्थानों पर यह हिंसक हो गया और रेलवे की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन रेलवे और छात्रों की इस लड़ाई का खामियाजा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी को भुगतना पड़ रहा है। एनटीपीसी लिमिटेड देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है, लेकिन रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज परीक्षा के कारण उसे बदनामी झेलनी पड़ रही है। अपनी कार या बाइक पर नहीं लगाया ये खास टेप तो होगा 10,000 रुपए का चालान। खराब मौसम के चलते सड़क दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने नोएडा में वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप्स यानी चमकने वाले टेप की मुहिम चलाई। इसके अलावा गौतम नगर जिले की ट्रैफिक पुलिस ने बैरिकेड्स और सड़क के किनारे लगे पिलर्स पर चमकीले टेप्स लगाए। इससे रात के समय और धुंध या कोहरा होने पर भी सामने मौजूद चीज को देखा जा सकता है। 5वें चरण के लिए इन तारीखों से शुरू होगा नामांकन। जाने अपने यहाँ के ROK नंबर। विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए 1 फरवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए अलग अलग विधानसभाओं के रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए।
साथ ही पूरी नामांकन प्रक्रिया इस बार तीसरी नेत्र की निगरानी में होगी। 7 विधानसभाओं के लिए अलग अलग कमरों में नामांकन की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि विधानसभा 295 महनौन का नामांकन अपर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय कक्ष संख्या 1 में, 296 गोंडा सदर के लिए मुख्य राजस्व अधिकारी के न्यायालय कक्ष संख्या 2, 297 कटरा बाजार का नामांकन अपर उप जिलाधिकारी द्वितीय के न्यायालय कक्ष संख्या 5 में, विधानसभा 298 करनैलगंज के लिए अपर उप जिलाधिकारी के न्यायालय कक्ष संख्या 6, विधानसभा 299 तरतबगंज के लिए न्यायालय उप संचालक चकबंदी के न्यायालय कक्ष संख्या 7 होगा। सिराथू विधानसभा के पूर्व विधायक देंगे केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का साथ अपने दल में शामिल। यूपी असेंबली इलेक्शंस 2022 में अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल की उपस्थिति में सिराथू के पूर्व विधायक डॉक्टर वाचस्पति रविवार को अपना दल एस में शामिल हो गए। इस मौके पर अनुप्रिया पटेल ने डॉक्टर वाचस्पति को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डॉक्टर वाचस्पति के पार्टी में शामिल होने से हाशिए पर पड़े समाज की आवाज और भी मजबूत होगी। केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 9 और 11 की होगी सेमेस्टर प्रणाली में पढ़ाई। सीबीएसई ने इस बार से कक्षा 10वीं और 12वीं में सेमेस्टर सिस्टम को लागू कर दिया है। वहीं केंद्रीय विद्यालय ने छात्रों को राहत देने के लिए कक्षा 9वीं और 11 में भी 2 सेमेस्टर में पढ़ाई की व्यवस्था शुरू की। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई 2 सेमेस्टर में केंद्रीय विद्यालय द्वारा कराई जाएगी। योगी और अखिलेश पर ओवैसी ने लगाया धर्म की राजनीति करने का आरोप, कहा दोनों में मोदी से बड़ा हिंदू बनने की प्रतिस्पर्धा। यूपी चुनाव में उतरे ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने बीजेपी और सपा पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच सबसे बड़ा हिंदू बनने की प्रतियोगिता चल रही है। 2 प्रत्याशियों को बदलते हुए बसपा ने जारी किया 8 उम्मीदवारों की लिस्ट। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने 8 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर पूर्व घोषित 2 उम्मीदवारों को बदल भी दिया। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम ने बताया कि चौथे चरण के चुनाव के लिए कुछ बचे हुए और कुछ तब्दीली के साथ जारी सूची में पीलीभीत, सीतापुर, हरदोई और उन्नाव जिले की विधानसभा क्षेत्रों में 8 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कैराना में धमकी के बाद योगी ने तीखे शब्दों में दिया करारा जवाब। योगी की भाषा को लेकर उठे सवाल। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश केंद्र बिंदु बना हुआ है, जहां एक ओर भाजपा ने सपा व आरएलडी गठबंधन को चुनौती देने के लिए अमित शाह सहित बड़े नेताओं को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगा रखा है। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हॉट सीट माने जाने वाली कैराना काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। समाजवादी पार्टी व आरएलडी गठबंधन ने कैराना से आपराधिक छवि के नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाया। बीते दिनों नाहिद हसन के समर्थकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें नाहिद हसन के समर्थक जाट समुदाय के लोगों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि कैराना से तमंचावादी पार्टी का प्रत्याशी धमकी दे रहा है, यानी गर्मी अभी शांत नहीं हुई तो 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। जगह और समय बताएं, हम हैं तैयार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही नेताओं की बयानबाजी तेज होती जा रही है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया। उन्होंने अमित शाह का चैलेंज स्वीकार करते हुए ऐलान किया कि वो हर चैलेंज के लिए तैयार हैं, बस जगह और समय बताई जाए। पीएम मोदी ने 3 तलाक खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को आजाद कराया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता इन दिनों धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। इस बीच रविवार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हाथरस में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने 3 तलाक को खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को आजाद कराया। जेपी नड्डा ने कहा कि हमने जो कहा वो करके दिखाया। मोदी जी की इच्छा शक्ति व अमित शाह की रणनीति से धारा 370 को खत्म करने का काम किया। यूपी की 2 दर्जन सीट्स पर चुनाव लड़ेगी राज्यभर की सुबह सपा। वाराणसी में खुद उतरेंगे ओम प्रकाश। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 2 दर्जन सीट्स पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी बनारस की 8 में से 2 सीट शिवपुर और अजगरा में चुनाव लड़ेगी। शिवपुर में खुद ओम प्रकाश राजभर उतर सकते हैं। यहां से अभी योगी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर विधायक हैं। वाराणसी में रविवार को पत्रकारों से बातचीत में सुबह सपा के प्रदेश प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने बताया कि गठबंधन के तहत उनकी पार्टी को 2 सीट्स मिली, जिनमें अजगरा और शिवपुर विधानसभा सीट शामिल हैं। कांग्रेस की चौथी लिस्ट में 61 प्रत्याशी, 24 महिलाओं को दिया विधायक बनने का टिकट। लड़की हूं लड़ूंगी से शुरुआत।
यूपी असेंबली इलेक्शंस 2022 में कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 61 प्रत्याशियों के नाम हैं। इन 61 में से 24 महिलाओं को टिकट दिया गया। इस लिस्ट को मिलाकर उत्तर प्रदेश के अभी तक कांग्रेस 4 लिस्ट जारी कर चुकी है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 125 उम्मीदवार थे, जिनमें से 50 महिला उम्मीदवार थीं, जबकि दूसरी लिस्ट में 41 प्रत्याशियों की सूची थी। इनमें से 16 महिलाओं को मैदान में उतारा था और तीसरी लिस्ट में 89 उम्मीदवारों में से 37 सीट पर महिला प्रत्याशी थीं। भारत में तहलका मचा देगा मेड इन इंडिया ओएस वाला स्मार्टफोन, भारत सरकार ने कर दिया ऐलान। भारत में अब तक एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म वाले स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया जाता है। स्मार्टफोन काफी पॉपुलर हैं और लाखों में इनकी बिक्री होती है। हालांकि अब जल्दी ही भारतीयों को एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम का तोहफा मिल सकता है। दरअसल ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से भारत में बनाया जाएगा, जो एंड्रॉइड और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम को कड़ी टक्कर देगा। इस ऑपरेटिंग सिस्टम से लैस स्मार्टफोन्स भी बेहद खास होंगे और इनमें फीचर्स की भरमार होगी। ईपीएफओ से जुड़ी एयर इंडिया एयरलाइंस 7,000 से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा। टाटा समूह के अधीन आ चुकी एयर इंडिया एयरलाइन ने एक अहम फैसला लिया। दरअसल एयरलाइन ने अपने कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा जरूरतों को पूरा करते यानी सामाजिक सुरक्षा कवरेज के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में शामिल हो गई। इससे पहले एयर इंडिया लिमिटेड ने ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 की धारा 1(4) के तहत स्वेच्छा से कवरेज के लिए आवेदन किया था। इसके तहत उन 7,453 कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ दिया जाएगा, जिनके दिसंबर 2021 के लिए योगदान को एयर इंडिया ने ईपीएफओ के पास दाखिल किया है। ईपीएफओ में पीएफ खाता धारकों के लिए जरूरी सूचना, इस सर्विस में हुआ बदलाव। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने सदस्यों के लिए भविष्य निधि या पीएफ खाते से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी ज्यादातर सर्विस को आसान बनाने में लगा हुआ है। ये कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ खाते के रखरखाव को ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए अधिक स्पष्ट और पारदर्शी बनाता है। ईपीएफ खाता धारकों को अधिक स्वतंत्रता देने के लिए ईपीएफओ सदस्यों को अब 2 महीने के इस्तीफे के बाद अपने ईपीएफ खाते से बाहर निकलने की तारीख को ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा देता है। 4 साल में सबसे बड़ा मिसाइल टेस्ट। नॉर्थ कोरिया ने रविवार को एक बार फिर से मिसाइल टेस्ट किया। अमेरिकी फ्लाइट डेटा के मुताबिक रविवार को किया गया टेस्ट 4 साल में सबसे घातक मिसाइल टेस्ट था। माना जा रहा है कि यह बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट था। नए साल के पहले यानी जनवरी के खत्म होने के पहले किम जोंग उन अब तक 7 मिसाइल टेस्ट कर चुका है। इनमें से ज्यादातर छोटी या कम दूरी की मिसाइल्स थी, लेकिन रविवार को किए गए टेस्ट के बारे में कहा जा रहा है कि ये बहुत खतरनाक था। इस टेस्ट से अमेरिका और साउथ कोरिया के अलावा जापान को भी खतरा है। शेयर बाजार के लिए अहम है अगला सप्ताह, बजट का दिखेगा असर। स्थानीय शेयर बाजारों के लिए सप्ताह काफी घटनाक्रमों से भरा रहेगा। सप्ताह के दौरान कई महत्वपूर्ण गतिविधियां होने वाली हैं, जो बाजार को दिशा देंगी। विश्लेषकों का कहना है कि इस सप्ताह आम बजट 2022-23 वृहद आर्थिक आंकड़े, कंपनीज के तिमाही नतीजे और वैश्विक रुख बाजार को दिशा देंगे। रेलिगेयर ब्रोकिंग के उपाध्यक्ष शोध अजीत मिश्रा ने कहा कि ये सप्ताह न केवल शेयर बाजार के लिए बल्कि व्यापक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि सरकार वृद्धि के एजेंडे पर आगे बढ़ेगी। कनाडा के पीएम घर छोड़कर भागे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनके परिवार ने भारी विरोध प्रदर्शन की वजह से देश की राजधानी स्थित अपने आवास को छोड़ दिया और एक गुप्त स्थान पर स्थानांतरित हो गए। बताया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन जनादेश और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिबंधों को समाप्त करने का आह्वान करने के लिए शनिवार को हजारों ट्रक चालक और अन्य प्रदर्शनकारी राजधानी शहर में एकत्रित हो गए और पीएम ट्रूडो के आवास को घेर लिया। इन ट्रक चालकों ने अपना करीब 70 किलोमीटर लंबे काफिले को फ्रीडम कानवाई का नाम दिया है। 25 फरवरी के बाद 10,000 से कम हो जाएगा कोरोना का केस, आईआईटी वैज्ञानिकों का दावा। कोरोना की दहशत के बीच अच्छी खबर आ रही है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक ने दावा किया कि 25 फरवरी के बाद देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 से भी कम रह जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण का पीक 23 जनवरी को ही आना था, लेकिन ये पीक 25 जनवरी को आया, यानी 2 दिन बाद। कोरोना पीक के दौरान देश में रोजाना तकरीबन 3 लाख केस सामने आ चुके हैं, लेकिन अब केसेस की संख्या में धीरे धीरे कमी आएगी, जो दिख भी रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।